आप कदम 7 में बताई गई अवधारणा को समझ गए हैं? अगर नहीं तो अपने अध्ययन साझेदार के साथ इस पर बातचीत करें। जब आपने आखिरी बार विलासिता की कोई चीज खरीदी थी तो आपने इसके लिए कैसे भुगतान किया था? आपका वित्तीय नायक कौन है? आप अपने कार्यों में इस व्यक्ति का अनुसरण किस तरह करते हैं? शब्दावली की परिभाषा। ROI, निवेश पर प्रतिफल। अध्याय 9, और ज्यादा चाहिए तो ये करें। कई लोग मेरे 10 कदमों से ही संतुष्ट नहीं होते। उनकी नजरों में उनके दर्शन अधिक हैं, काम की बातें कम हैं। मैं सोचता हूं कि दर्शन को समझना भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि कार्य करना। बहरहाल, कई लोग होते हैं जो सोचने के बजाय करना चाहते हैं, और कुछ लोग होते हैं जो सोचते तो हैं लेकिन कुछ करते नहीं हैं। मैं कहूंगा कि मैं दोनों ही प्रकार के लोगों का संयोग हूं। मैं नए विचारों से प्रेम करता हूं और मैं कार्य करने से भी प्रेम करता हूं। तो जो लोग इस तरह की कार्य सूची जानना चाहते हैं कि शुरू कैसे किया जाए, उनके लिए मैं संक्षेप में कुछ ऐसी चीजें बताऊंगा जो मैं करता हूं। आप जो कर रहे हैं उसे करना बंद कर दें। दूसरे शब्दों में, अवकाश लें और आकलन करें कि क्या कारगर है और क्या कारगर नहीं है। पागलपन की परिभाषा यही है कि आप वही चीज बार बार करते चले जाएं और अलग परिणामों की अपेक्षा करें। जो कारगर या सफल नहीं हो रहा है उसे करना छोड़ दें और किसी नई चीज की तलाश करें। नए विचारों की तलाश करें। निवेश संबंधी नए विचारों के लिए मैं बुक स्टोर्स में जाकर अलग अलग तथा अनूठे विषयों पर पुस्तकें खोजता हूं। मैं उन्हें फॉर्मूले कहता हूं। मैं जिन फॉर्मूलों के बारे में कुछ नहीं जानता, उन पर कैसे करें पुस्तकें खरीदता हूं। मिसाल के तौर पर, एक बुक स्टोर में मुझे जोएल मॉस्कोविट्ज की पुस्तक द 16% सॉल्यूशन मिली। मैंने पुस्तक खरीद कर पढ़ी और अगले गुरुवार को मैंने ठीक वैसा ही किया जैसा पुस्तक में बताया गया था। ज्यादातर लोग कदम नहीं उठाते हैं या फिर वो किसी दूसरे की बातें सुनकर उस पर नए फॉर्मूले अमल नहीं करते हैं जिसका उन्होंने अध्ययन किया था। मेरे पड़ोसी ने मुझे बताया कि 16% का फॉर्मूला क्यों कारगर नहीं होगा। मैंने उसकी बात इसलिए नहीं सुनी क्योंकि उसने कभी यह काम नहीं किया था। किसी ऐसे व्यक्ति को खोजें जो वो काम कर चुका हो जिसे आप करना चाहते हैं। उन्हें लंच पर ले जाएं और उनसे सलाह मांगें तथा कारोबार के गुर पूछें। 16% टैक्स लिएन सर्टिफिकेट्स के लिए मैं काउंटी के टैक्स ऑफिस गया। वहां मुझे एक सरकारी कर्मचारी मिली जो वहां काम करती थी। मुझे पता चला कि वो भी टैक्स लिएन्स में निवेश करती थी। तुरंत मैंने उसे लंच पर आमंत्रित कर लिया। उसने रोमांचित होकर मुझे अपना सारा ज्ञान और पूरी प्रक्रिया बता दी। लंच के बाद उसने शाम तक मुझे वो जगहें दिखाईं जहां मैं इस तरह का सौदा कर सकता था। उसकी मदद से अगले दिन तक मैंने 2 बेहतरीन जायदादें खोज लीं जो तब से 16% ब्याज दे रही हैं। पुस्तक पढ़ने में 1 दिन लगा, काम करने में 1 दिन लगा, लंच में 1 घंटा और 2 बेहतरीन सौदे हासिल करने में 1 दिन लगा। कक्षाओं में जाएं, पढ़ें और सेमिनारों में शिरकत करें। मैं अखबारों और इंटरनेट पर नई तथा रोचक कक्षाओं की खोज करता हूं, जिनमें से कई मुफ्त या सस्ती होती हैं जो मैं सीखना चाहता हूं। उस विषय पर आयोजित होने वाले महंगे सेमिनारों में भी जाता हूं और उनकी फीस चुकाता हूं। मैंने जो कोर्स किए हैं उन्हीं की बदौलत मैं दौलतमंद बना हूं और नौकरी की जरूरत से आजाद हूं। मेरे कुछ दोस्त ऐसी कक्षाओं में कभी नहीं गए, बल्कि मुझे हतोत्साहित करते हुए बोले कि मैं अपने पैसे बर्बाद कर रहा हूं। वो आज भी वही पुरानी नौकरी कर रहे हैं। बहुत सारे प्रस्ताव दें। जब मैं रियल एस्टेट खरीदना चाहता हूं तो मैं कई जायदाद देखता हूं और सामान्यतः एक प्रस्ताव या पेशकश लिख देता हूं। अगर आप नहीं जानते कि सही प्रस्ताव क्या होना चाहिए तो मैं भी कहां जानता हूं। ये तो रियल एस्टेट एजेंट का काम है। वो प्रस्ताव देते हैं, मैं तो यथासंभव न्यूनतम काम करता हूं। मेरी एक मित्र चाहती थी कि मैं उसे अपार्टमेंट हाउसेज खरीदना सिखाऊं। एक शनिवार को वो अपने एजेंट और मेरे साथ 6 अपार्टमेंट हाउसेज देखने गई। 4 बेकार थे लेकिन 2 अच्छे थे। मैंने सभी 6 पर प्रस्ताव लिख दिए, जिनमें मालिकों की मांगी कीमत से आधी की पेशकश की गई थी।
मेरी मित्र और उसके एजेंट को दिल का दौरा पड़ते पड़ते बचा। उन्हें लगा कि ये अपमानजनक है और इससे बेचने वाले को बुरा लगेगा। लेकिन मैं सोचता हूं कि दरअसल एजेंट उतनी कड़ी मेहनत नहीं करना चाहता था, इसीलिए उसने कुछ नहीं किया और वो किसी ज्यादा अच्छे सौदे की तलाश में चले गए। उन्होंने आज तक मकान मालिक के सामने एक भी पेशकश नहीं की, एक भी प्रस्ताव नहीं भेजा। वो महिला अब भी सही कीमत पर सही जायदाद की तलाश कर रही है। देखिए, जब तक सौदा करने के लिए आपके सामने दूसरा पक्ष न हो, तब तक आप ये नहीं जान सकते कि सही कीमत क्या है। ज्यादातर विक्रेता बहुत ज्यादा भाव मांगते हैं। यह दुर्लभ है कि कोई विक्रेता वास्तविक मूल्य से कम भाव मांगे। तो कहानी का सबक यह है कि प्रस्ताव दें, पेशकश करें। जो लोग निवेशक नहीं हैं वो जानते ही नहीं हैं कि किसी चीज को बेचना कितना कठिन होता है। मेरे पास रियल एस्टेट का एक प्लॉट था जिसे मैं महीनों से बेचना चाहता था। मैं किसी भी तरह के प्रस्ताव का स्वागत करता। अगर कोई मेरे सामने 10 सुअर देने का प्रस्ताव भी रखता तो भी मैं खुश हो जाता। प्रस्ताव पर नहीं, बल्कि इस बात से कि किसी ने तो रुचि दिखाई। मैं शायद दाम बढ़ाता, शायद सुअरों का पूरा बाड़ा मांग लेता। तो ये खेल इस तरह से खेला जाता है। खरीदने और बेचने का खेल मजेदार होता है। इस बात का हमेशा ध्यान रखें, ये मजेदार है और ये सिर्फ एक खेल है। प्रस्ताव दें, कोई ना कोई तो हाँ कहेगा। प्रस्ताव देते समय मैं हमेशा बचाव की शर्त डाल देता हूं। रियल एस्टेट में मैं ऐसी भाषा में प्रस्ताव देता हूं जिसमें शर्त वाला प्रावधान होता है, जैसे किसी कारोबारी साझेदार का अनुमोदन। कभी भी ना बताएं कि आपका कारोबारी साझेदार कौन है। ज्यादातर लोग ये बात नहीं जानते कि मेरी साझेदार मेरी बिल्ली है। अगर वो प्रस्ताव स्वीकार कर लेते हैं और मैं सौदा नहीं करना चाहता तो मैं घर पर फोन करके अपनी बिल्ली से बात कर लेता हूं। मैं इस मूर्खतापूर्ण कथन के जरिए ये बताना चाहता हूं कि ये खेल कितना आसान है और सरल है। ज्यादातर लोग चीजों को बहुत ज्यादा मुश्किल बना देते हैं और इसे जरूरत से ज्यादा गंभीरता से लेते हैं। सही सौदा, सही कारोबार, सही लोग, सही निवेशक या चाहे जो भी हो, उसे खोजना डेटिंग जैसा होता है। आप बाजार में जाकर बहुत से लोगों से बातचीत कर सकते हैं, बहुत से प्रस्ताव दे सकते हैं, प्रस्तावों का उत्तर दे सकते हैं, मोल भाव कर सकते हैं, अस्वीकार कर सकते हैं या स्वीकार कर सकते हैं। मैं बहुत से कुंवारे लोगों को जानता हूं जो घर पर बैठे रहते हैं और फोन की घंटी के बजने का इंतजार करते हैं। लेकिन इससे बेहतर तो ये है कि वो बाजार में जाएं, भले ही ये सुपर बाजार ही क्यों ना हो। खोजना, प्रस्ताव रखना, अस्वीकार करना, सौदेबाजी करना और स्वीकार करना जीवन में लगभग हर चीज की प्रक्रिया के हिस्से हैं। महीने में एक बार किसी खास क्षेत्र में 10 मिनट तक जॉगिंग करें, पैदल घूमें या कार यात्रा करें। मैंने अपने कुछ सबसे अच्छे रियल एस्टेट निवेश इसी तरह खोजे हैं। मैं 1 साल तक किसी खास इलाके में जॉगिंग करता हूं और फिर परिवर्तन पर नजर डालता हूं। किसी भी सौदे में फायदे के लिए 2 तत्वों का होना जरूरी है। एक है अच्छा सौदा और दूसरा है परिवर्तन। अच्छे सौदे तो बहुत मिल जाते हैं, लेकिन परिवर्तन ही किसी अच्छे सौदे को लाभकारी अवसर में बदलता है। इसलिए मैं उस इलाके में जॉगिंग करता हूं जहां मैं निवेश करना चाहूंगा। बार बार वहीं से गुजरने की वजह से मुझे छोटे छोटे परिवर्तन भी नजर आ जाते हैं। मैं रियल एस्टेट के ऐसे साइन बोर्ड पहचान लेता हूं जो लंबे समय से लगे हुए हैं। इसका मतलब है कि बेचने वाला सौदे के लिए ज्यादा उतावला होगा। मैं ट्रकों के आने जाने पर नजर रखता हूं। मैं रुककर ड्राइवरों से बातचीत करता हूं। मैं डाकियों से बातचीत करता हूं। किसी इलाके के बारे में उन्हें इतनी ज्यादा जानकारी होती है कि अचरज होता है। मैं कोई बुरा इलाका खोजता हूं, खास तौर पर एक ऐसा इलाका जहां किसी खबर की वजह से सभी लोग दूर चले गए हैं। कई बार तो मैं 1 साल तक बेहतरी के लक्षणों का इंतजार करता हूं। मैं रिटेलर्स, खास तौर पर नए दुकानदारों से बात करता हूं और पता लगाता हूं कि वो वहां क्यों आए हैं। इसमें महीने में सिर्फ कुछ मिनट ही लगते हैं और मैं इसे तब करता हूं जब मैं कोई दूसरा काम कर रहा होता हूं, जैसे व्यायाम या स्टोर आते जाते समय। सभी बाजारों में सौदों की खरीदारी करें। उपभोक्ता हमेशा गरीब रहेंगे। जब सुपरमार्केट में सेल लगती है, मान लें टॉयलेट पेपर की, तो उपभोक्ता दौड़ कर जाते हैं और स्टॉक पूरा भर लेते हैं।
लेकिन जब मकानों के बाजार या शेयर बाजार में सेल लगती है, जिसे अक्सर क्रैश या करेक्शन कहा जाता है, तो वही उपभोक्ता अक्सर दूर भाग जाता है। जब सुपरमार्केट अपने भाव बढ़ाता है तो उपभोक्ता किसी दूसरी जगह खरीदारी करने जाता है, लेकिन जब मकानों का बाजार या शेयर बाजार अपने भाव बढ़ाता है तो वही उपभोक्ता अक्सर दौड़कर अंदर जाता है और खरीदारी करने लगता है। हमेशा याद रखें, मुनाफा बेचते समय नहीं, खरीदते समय कमाया जाता है। सही जगहों पर अच्छे सौदों की तलाश करें। एक पड़ोसी ने $1,00,000 में एक कॉन्डोमिनियम खरीदा। मैंने उसके बगल में उसी जैसा कॉन्डोमिनियम $50,000 में खरीदा। उसने मुझे बताया कि वो भाव बढ़ने का इंतजार कर रहा है। मैंने जवाब दिया कि फायदा खरीदते समय होता है, न कि बेचते समय। उसने एक रियल एस्टेट ब्रोकर के जरिए इसे खरीदा था, जो खुद किसी जायदाद की मालकिन नहीं थी। मैंने इसे एक बैंक की फोरक्लोजर नीलामी में खरीदा था। मैंने एक कक्षा में $500 की फीस देकर सीखा था कि ऐसा कैसे किया जा सकता है। मेरे पड़ोसी का सोचना था कि रियल एस्टेट में निवेश की कक्षा के लिहाज से $500 की फीस बहुत ज्यादा है। उसने कहा था कि उसके पास ना तो इतने पैसे हैं और ना ही समय, इसलिए वो भाव बढ़ने का इंतजार कर रहा है। पहले ऐसे लोगों की तलाश करें जो खरीदना चाहते हैं, फिर किसी ऐसे व्यक्ति की तलाश करें जो बेचना चाहता हो। एक मित्र एक खास तरह का प्लॉट खोज रहा था। उसके पास पैसा तो था लेकिन समय नहीं था। मैंने अपने मित्र की आवश्यकता से बड़ा प्लॉट खोज लिया। फिर मैंने अनुबंध करने के बाद अपने मित्र को फोन किया। मित्र ने कहा कि वो उस प्लॉट का एक हिस्सा चाहता है, तो मैंने उसका मनचाहा हिस्सा उसे बेच दिया और जमीन खरीद ली। बची हुई जमीन को मैंने मुफ्त में अपने पास रख लिया। कहानी का सबक, केक को खरीदो और उसे टुकड़ों में बांट दो। ज्यादातर लोग अपनी हैसियत के मुताबिक सामान की तलाश करते हैं, इसलिए उनकी नजर बहुत छोटे टुकड़े पर ही रहती है। वो केक का सिर्फ एक ही टुकड़ा खरीदते हैं, इसलिए वो अंततः कम सामान की ज्यादा कीमत चुकाते हैं। छोटा सोचने वालों को बड़े अवसर नहीं मिलते। अगर आप ज्यादा अमीर बनना चाहते हैं तो बड़ा सोचें। बड़ा सोचें। रिटेलर्स थोक खरीदने वालों को डिस्काउंट देना पसंद करते हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि अधिकतर कारोबारी लोग ज्यादा खर्च करने वालों को पसंद करते हैं। भले ही आपकी हैसियत कम हो, लेकिन आपको हमेशा बड़े विचार ही सोचने चाहिए। जब मेरी कंपनी कंप्यूटर खरीदने वाली थी तो मैंने कई मित्रों को फोन करके पूछा कि क्या उन्हें भी कंप्यूटर खरीदना है। फिर हमने अलग अलग डीलर्स के पास जाकर मोलभाव किया और अंततः एक बढ़िया सौदा कर लिया, क्योंकि हमें बहुत से कंप्यूटर खरीदने थे। यही मैंने शेयरों के साथ भी किया। छोटे लोग हमेशा छोटे ही बने रहते हैं, क्योंकि उनकी सोच छोटी होती है। वो अकेले काम करते हैं या फिर बिल्कुल भी काम नहीं करते। इतिहास से सीखें। शेयर बाजार की सभी बड़ी कंपनियां छोटी कंपनियों के रूप में शुरू हुई थीं। कर्नल सैंडर्स तब तक अमीर नहीं बने जब तक कि 60 साल की उम्र में उन्होंने अपना सब कुछ गंवा नहीं दिया। बिल गेट्स 30 साल से भी कम उम्र में संसार के सबसे अमीर व्यक्तियों की गिनती में आ गए थे। सक्रियता हमेशा निष्क्रियता को हरा देती है। ये वो चंद चीजें हैं जो मैंने अवसरों को पहचानने के लिए की हैं और जिन्हें मैं अब भी करता हूं। महत्वपूर्ण शब्द हैं की हैं और करता हूं, जैसा इस पुस्तक में कई बार दोहराया गया है। संपत्ति का पुरस्कार पाने से पहले आपको कर्म करना होगा। अभी से ही काम में जुट जाएं। अध्ययन सत्र अध्याय 9। और ज्यादा चाहिए तो ये करें। सार, जो लोग करने वाले कामों की सूची चाहते हैं उनके लिए यहां संक्षेप में कुछ चीजें बताई जा रही हैं जो रॉबर्ट करते हैं। आप जो कर रहे हैं उसे करना बंद कर दें। थोड़ा विश्राम लें और आकलन करें कि क्या काम कारगर है और क्या कारगर नहीं है। नए विचारों की तलाश करें। बुक स्टोर में जाएं और अलग तथा अनूठे विषयों पर पुस्तकों की तलाश करें। जोएल मॉस्कोविट्ज की पुस्तक द 16% सॉल्यूशन ने रॉबर्ट को एक नई चीज सिखाई और तुरंत कर्म करने के लिए प्रेरित कर दिया।
किसी ऐसे व्यक्ति को खोजें जो वो कर चुका हो जो आप करना चाहते हैं, उसे लंच पर ले जाएं और उससे उस कारोबार की बारीकियां सीखें तथा सलाह लें। कक्षाओं में जाएं, पढ़ें और सेमिनार्स में जाएं। रॉबर्ट अखबारों और इंटरनेट पर नई व रोचक कक्षाओं की तलाश करते हैं। बहुत सारे प्रस्ताव दें। आपको पता नहीं होता कि सही भाव क्या है जब तक कि आपके सामने दूसरा पक्ष ना हो जो सौदा करना चाहता हो। ज्यादातर बेचने वाले बहुत ज्यादा पैसे मांगते हैं। यह दुर्लभ होता है कि कोई विक्रेता इतना कम भाव मांगे जो उस चीज के मूल्य से कम हो। यह आनंददायक होता है और केवल एक खेल है। प्रस्ताव देते रहें, कोई हां कह सकता है। और बचाव के अनुच्छेद के साथ प्रस्ताव दें। 1 महीने में एक बार एक निश्चित इलाके में 10 मिनट तक जॉगिंग करें और पैदल घूमें या फिर कार से जाएं। रॉबर्ट ने अपने कुछ सर्वश्रेष्ठ रियल एस्टेट निवेश इसी तरह पाए हैं। वो 1 साल तक एक निश्चित इलाके में जॉगिंग करते थे और परिवर्तन की तलाश करते थे। उनके लिए सौदे में मुनाफे के लिए 2 तत्व होने चाहिए, अच्छा सौदा और परिवर्तन। बहुत सारे अच्छे सौदे होते हैं, लेकिन परिवर्तन ही अच्छे सौदे को लाभकारी अवसर में बदलता है। इसमें हर महीने केवल चंद मिनटों की जरूरत होती है और वो कोई दूसरी चीज करते समय ये करते हैं, जैसे व्यायाम करना या स्टोर आते जाते समय। सभी बाजारों में अच्छे सौदों की तलाश करें। उपभोक्ता हमेशा गरीब रहेंगे जब सुपरमार्केट में सेल होती है, जैसे टॉयलेट पेपर पर, तो उपभोक्ता दौड़कर उसे खरीद लेते हैं। लेकिन जब मकान या शेयर बाजार में सेल लगती है, जिसे अक्सर क्रैश या करेक्शन कहा जाता है, तो वही उपभोक्ता उससे अक्सर दूर भागता है। याद रखें, मुनाफा बेचते समय नहीं बल्कि खरीदते समय कमाया जाता है। अच्छे सौदों की तलाश सही जगह पर करें। एक पड़ोसी ने $1,00,000 में एक कॉन्डोमिनियम खरीदा। रॉबर्ट ने उसके बगल में उसी जैसा कॉन्डोमिनियम $50,000 में खरीद लिया। उसने रॉबर्ट को बताया कि वो भाव बढ़ने का इंतजार कर रहा है। रॉबर्ट ने उसे जवाब दिया कि फायदा बेचते समय नहीं बल्कि खरीदते समय होता है। उसने एक रियल एस्टेट ब्रोकर के जरिए इसे खरीदा था जो खुद किसी जायदाद की मालकिन नहीं थी। रॉबर्ट ने इसे एक बैंक की फोरक्लोजर नीलामी में खरीदा था और एक कक्षा में $500 की फीस देकर ऐसा करने का तरीका सीखा था। उनके पड़ोसी ने सोचा था कि रियल एस्टेट निवेश की कक्षा के लिए $500 बहुत ज्यादा थे। उसने कहा कि वो पैसा या समय वहन नहीं कर सकता था, इसलिए वो भाव के बढ़ने का इंतजार कर रहा है। ऐसे लोगों की तलाश करें जो पहले खरीदना चाहते हैं, फिर किसी ऐसे व्यक्ति की तलाश करें जो बेचना चाहता हो। पूरे केक को खरीदो और उसे टुकड़ों में बांट दो। ज्यादातर लोग अपनी हैसियत के मुताबिक सामान की तलाश करते हैं, इसीलिए उनकी नज़र बहुत छोटे टुकड़े पर ही रहती है। वो केक का सिर्फ एक ही टुकड़ा खरीदते हैं, इसीलिए वो अंततः कम सामान की ज्यादा कीमत चुकाते हैं। छोटा सोचने वालों को बड़े अवसर नहीं मिलते। अगर आप ज्यादा अमीर बनना चाहते हैं तो बड़ा सोचें, बड़ा सोचें। रिटेलर्स थोक खरीदने वालों को डिस्काउंट देना पसंद करते हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि अधिकतर कारोबारी लोग ज्यादा खर्च करने वालों को पसंद करते हैं। भले ही आपकी हैसियत कम हो, लेकिन आप दूसरों के साथ मिलकर किसी बेहतरीन सौदे के लिए सौदेबाजी कर सकते हैं, क्योंकि आप किसी खास वस्तु की बहुत सारी संख्या चाहते हैं। छोटे लोग हमेशा छोटे ही बने रहते हैं क्योंकि उनकी सोच छोटी होती है। वो अकेले काम करते हैं या बिल्कुल भी काम नहीं करते। इतिहास से सीखें। शेयर बाजार की सभी बड़ी कंपनियां छोटी कंपनियों के रूप में शुरू हुई थीं। कर्नल सैंडर्स तब तक अमीर नहीं बने जब तक कि 60 साल की उम्र में उन्होंने अपना सब कुछ गंवा नहीं दिया। वहीं बिल गेट्स 30 साल से भी कम उम्र में संसार के सबसे अमीर व्यक्तियों की गिनती में आ गए थे। सक्रियता हमेशा निष्क्रियता को हरा देती है। आपको कर्म करना होगा, तभी आपको वित्तीय पुरस्कार मिल सकते हैं। इसी समय काम करें। अतिरिक्त प्रश्न। अब इस अध्याय में रॉबर्ट की कही बातों की समझ के साथ इसमें बताई कहानियों को खुद पर और अपने जीवन पर लागू करने का समय है।
खुद से आगे बताए गए प्रश्न पूछें और अपने अध्ययन साझेदार के साथ उन पर विचार विमर्श करें। खुद के साथ और अपने साझेदार के साथ ईमानदार बनें। आप जो जवाब दे रहे हैं, अगर उनमें से कुछ आपको पसंद नहीं आते हैं तो खुद से पूछें कि क्या आप बदलने के लिए तैयार हैं। अपने विचारों तथा मानसिकता को बदलने की चुनौती को स्वीकार करें। तो पहला सवाल है, क्या ये कार्यसूची आपको प्रेरित करती है या आपको भयभीत करती है? दूसरा सवाल है, आप पहले बताई गई सूची में से कौन से काम पहले से कर रहे हैं? तीसरा सवाल है, इस सूची को पढ़ने के बाद कौन सी चीज उछल कर आपके सामने आ गई जिस पर आपने विचार नहीं किया था या पूरी तरह से इस्तेमाल नहीं किया था? आप इसे अपने जीवन में कर्म में बदलने के लिए कौन से कदम उठा सकते हैं? कुछ अंतिम विचार। मैं आपको कुछ आखिरी विचार बताना चाहूंगा। यह पुस्तक लिखने के पीछे एक खास उद्देश्य था। उसी उद्देश्य की वजह से यह पुस्तक सन 2000 से लेकर आज तक बेस्ट सेलर बनी हुई है। उद्देश्य यह था कि हम अपनी वित्तीय बुद्धि बढ़ाकर जिंदगी की आम समस्याओं को सुलझा सकते हैं। वित्तीय प्रशिक्षण के बिना हम उन्हीं घिसे पिटे फॉर्मूलों के सहारे जिंदगी काट देते हैं। कड़ी मेहनत करो, बचत करो, उधार लो और बहुत ज्यादा टैक्स चुकाओ। आज हमें ज्यादा समझदारी की पहले से भी अधिक जरूरत है। मैं आगे कही गई कहानी को वित्तीय समस्या के अंतिम उदाहरण के रूप में प्रस्तुत कर रहा हूं, जिससे आज कई युवा परिवार जूझ रहे हैं। आप अपने बच्चों के लिए अच्छी शिक्षा का खर्च कैसे उठा सकते हैं और अपने खुद के रिटायरमेंट के लिए पैसे कैसे इकट्ठे कर सकते हैं? इसमें कड़ी मेहनत की नहीं बल्कि वित्तीय बुद्धि के इस्तेमाल की जरूरत होती है। मेरा एक मित्र एक दिन अपना दुखड़ा रो रहा था कि उसके 4 बच्चों की कॉलेज की शिक्षा के लिए पैसे बचाना कितना कठिन है। वो हर महीने कॉलेज फंड में $300 जमा कर रहा था और अब तक लगभग $12,000 ही इकट्ठे कर पाया था। उसके पास पैसे जोड़ने के लिए 12 साल का समय बचा था, क्योंकि उसका सबसे बड़ा बेटा तब 6 साल का था। उस वक्त फीनिक्स का रियल एस्टेट बाजार बड़ी भयानक स्थिति में था। लोग अपने मकान एक तरह से दान दे रहे थे। मैंने अपने मित्र को सुझाव दिया कि वो अपने कॉलेज फंड से कुछ पैसों का डाउन पेमेंट देकर एक मकान खरीद ले। ये विचार उसे कुछ जम गया और हम इस संभावना पर बातचीत करने लगे। उसकी मुख्य चिंता यह थी कि एक और मकान खरीदने के लिए उसे बैंक कर्ज नहीं देगा, क्योंकि उसका कर्ज खिंच चुका था। मैंने उसे आश्वस्त किया कि मकान को फाइनेंस करने के बैंक के अलावा दूसरे भी तरीके हैं। हमने 2 सप्ताह तक एक मकान की तलाश की, एक ऐसा मकान जो उसकी सारी जरूरतों को पूरा करता हो। चुनने के लिए बहुत सारे मकान थे, इसलिए खरीदारी करने में मजा बहुत आ रहा था। आखिर हमें एक बेहतरीन इलाके में 3 बेडरूम और 2 बाथरूम वाला घर मिल गया। मालिक की नौकरी छूट गई थी और वो उसी दिन घर बेचना चाहता था, क्योंकि वो और उसका परिवार कैलिफोर्निया जाकर रहने वाले थे, जहां एक और नौकरी इंतजार कर रही थी। मालिक अपने मकान के $1,02,000 चाहता था, लेकिन हमने $79,000 का प्रस्ताव रखा। उसने इसे तत्काल मान लिया और 10% डाउन पेमेंट के साथ लोन संभालने के लिए सहमत हो गया। मेरे मित्र को तो बस $7,900 देने पड़े। जैसे ही मकान मालिक ने घर खाली किया, मेरे मित्र ने उसे किराए पर उठा दिया। मॉर्गेज सहित सारे खर्च निकालने के बाद उसकी जेब में हर महीने $125 आने लगे। उसकी योजना यह थी कि वो मकान को 12 साल तक अपने पास रखेगा और हर महीने मिलने वाले अतिरिक्त $125 का उपयोग करके जल्दी से जल्दी बैंक का कर्ज चुका देगा। हमने अनुमान लगाया कि 12 साल में उसके लोन का काफी बड़ा हिस्सा चुक जाएगा और जब तक उसका पहला बच्चा कॉलेज जाएगा तब तक वो हर महीने लगभग $800 कमा रहा होगा। इस दौरान अगर मकान की कीमत बढ़ जाती है तो वो इसे बेच भी सकता है। 3 साल बाद फीनिक्स का रियल एस्टेट बाजार बहुत सुधर गया
और उस मकान में रहने वाले किराएदार ने मेरे मित्र के सामने इसे $1,56,000 में खरीदने का प्रस्ताव रखा। एक बार फिर उसने मुझसे राय मांगी। मैंने उसे सलाह दी कि वो इसे बेच दे और 1031 टैक्स डिफर्ड एक्सचेंज का उपयोग करे। अचानक उसके पास $80,000 अतिरिक्त आ गए। मैंने ऑस्टिन, टेक्सास में एक और मित्र को फोन किया जिसने इस टैक्स पूर्व के मुनाफे को एक मिनी स्टोरेज वेयरहाउस में लगा दिया। 3 महीने के भीतर उसे हर महीने लगभग $1,000 के चेक मिलने लगे, जिसे वो कॉलेज फंड में जमा करने लगा। 2-3 साल बाद मिनी वेयरहाउस बिक गया और उसे बिक्री की राशि में से लगभग $3,30,000 का चेक मिला। उसने ये राशि एक नए प्रोजेक्ट में लगा दी जो हर महीने $3,000 से ज्यादा की आमदनी देती थी, जो एक बार फिर कॉलेज फंड में जा रही थी। अब उसे पूरा विश्वास है कि वो अपना लक्ष्य आसानी से हासिल कर लेगा। शुरू करने के लिए सिर्फ $7,900 और थोड़ी सी वित्तीय बुद्धि की जरूरत पड़ी। उसके बच्चे अब उस शिक्षा का खर्च उठा पाएंगे जो वो चाहते हैं, और इसके बाद रिटायरमेंट के लिए वो उस निहित संपत्ति का उपयोग करेगा जो उसने कॉरपोरेशन की कानूनी सुरक्षा में रखी हुई है। इस सफल निवेश रणनीति की वजह से वो जल्दी रिटायर हो सकेगा। तो ये पुस्तक सुनने के लिए धन्यवाद। मुझे उम्मीद है कि इससे आपको इस बारे में कुछ जानकारी मिली होगी कि पैसे की शक्ति का इस तरह इस्तेमाल कैसे किया जाए ताकि पैसा आपके लिए काम करे। आज तो जिंदा रहने के लिए भी पैसे की समझ जरूरी है। पैसे बनाने के लिए पैसे की जरूरत होती है। ये विचार वित्तीय दृष्टि से नासमझ लोगों की मानसिकता है। इसका ये मतलब नहीं है कि वो समझदार नहीं है। उन्होंने तो बस पैसे बनाने का विज्ञान नहीं सीखा है। धन सिर्फ एक विचार है। अगर आप ज्यादा धन चाहते हैं तो बस अपनी सोच बदलें। हर स्वनिर्मित इंसान ने एक विचार के साथ छोटे पैमाने पर शुरुआत की थी और इसके बाद वो इसे धीरे धीरे फैलाता गया। यही फॉर्मूला निवेश पर भी लागू होता है। शुरू करने और इसे बढ़ाकर किसी बड़ी चीज में बदलने के लिए सिर्फ कुछ डॉलरों की ही जरूरत होती है। मैं बहुत से ऐसे लोगों से मिलता हूं जो जीवन भर किसी बड़े सौदे के पीछे भागते रहते हैं और उसके लिए बहुत सारा पैसा इकट्ठा करने की कोशिश करते हैं, लेकिन मेरी नज़र में ये मूर्खतापूर्ण है। अक्सर मैंने देखा है कि सीधे सादे निवेशक अपनी इकट्ठी की हुई पूंजी एक साथ किसी सौदे में लगा देते हैं और इसका अधिकतर हिस्सा तेजी से गंवा भी देते हैं। हो सकता है कि वो अच्छे कर्मचारी हों, लेकिन वो अच्छे निवेशक तो हरगिज नहीं हैं। धन संबंधी शिक्षा और बुद्धि महत्वपूर्ण है। जल्दी शुरुआत करें, कोई पुस्तक खरीदें, किसी सेमिनार में जाएं, अभ्यास करें, छोटी शुरुआत करें। मैंने 6 साल से भी कम समय में $5,000 को $10 लाख की संपत्ति में बदला था, जिससे हर महीने $5,000 का कैश फ्लो मिलता था। लेकिन मैंने सीखना बचपन से ही शुरू कर दिया था। मैं आपको सीखने के लिए प्रोत्साहित करता हूं क्योंकि ये ज्यादा मुश्किल नहीं है। दरअसल इसके आदी होने के बाद आपको ये काफी ज्यादा आसान लगेगा। मैं सोचता हूं कि मैंने अपना संदेश स्पष्टता से पहुंचा दिया है। जो आपके दिमाग में होता है उसी से यह तय होता है कि आपके हाथों में क्या आता है। धन सिर्फ एक विचार है। थिंक एंड ग्रो रिच या सोचिए और अमीर बनिए नामक एक बेहतरीन पुस्तक है। इसका शीर्षक ये नहीं है कि कड़ी मेहनत करें और अमीर बने। ये सीखें कि पैसे से अपने लिए कड़ी मेहनत कैसे कराई जाए और इसके बाद आपका जीवन ज्यादा आसान तथा सुखद होगा। आज इस बात की जरूरत है कि आप सुरक्षात्मक न खेलें, चतुराई से खेलें। 3 प्रकार की आय। अकाउंटिंग के संसार में 3 अलग अलग प्रकार की आय होती हैं। पहली अर्जित या सामान्य रूप से कमाई गई, दूसरी पोर्टफोलियो और तीसरी निष्क्रिय। जब मेरे गरीब डैडी ने मुझसे कहा था स्कूल जाओ, अच्छे ग्रेड लाओ और सुरक्षित नौकरी खोजो, तो वो मुझे सलाह दे रहे थे कि मैं अर्जित आय के लिए काम करूं। जब मेरे अमीर डैडी ने मुझसे कहा था अमीर लोग पैसे के लिए काम नहीं करते, वो अपने पैसे से अपने लिए काम कराते हैं, तो वो निष्क्रिय आय और पोर्टफोलियो आय के बारे में बात कर रहे थे।
ज्यादातर मामलों में निष्क्रिय आय रियल एस्टेट निवेशों से प्राप्त होती है। पोर्टफोलियो आय शेयरों और बॉन्ड्स जैसे कागजी संपत्तियों से प्राप्त होती है। अर्जित नहीं बल्कि पोर्टफोलियो आय ही वो आय है जिसकी बदौलत बिल गेट्स संसार के सबसे अमीर लोगों में शामिल हैं। अमीर डैडी कहा करते थे, अर्जित आय को जल्दी से जल्दी निष्क्रिय आय या पोर्टफोलियो आय में बदलने की योग्यता ही दौलतमंद बनने की कुंजी है। वो कहते थे, अर्जित आय पर सबसे ज्यादा टैक्स लगता है, सबसे कम टैक्स निष्क्रिय आय पर लगता है। इस वजह से भी आपको अपने पैसे से अपने लिए कड़ी मेहनत कराना चाहिए। आपका पैसा जिस आय के लिए कड़ी मेहनत करता है, सरकार उस पर कम टैक्स लगाती है। सरकार ज्यादा टैक्स तो उस आय पर लगाती है जिसके लिए आप कड़ी मेहनत करते हैं। मेरी दूसरी पुस्तक रिच डैड्स कैश फ्लो क्वाड्रेंट में मैंने 4 प्रकार के लोगों का उल्लेख किया है जिनसे कारोबारी संसार बनता है। वो हैं ई कर्मचारी, एस सेल्फ एम्प्लॉयड, बी बिजनेस मालिक और आई निवेशक। ज्यादातर लोग ई या एस बनना सीखने के लिए स्कूल जाते हैं। कैश फ्लो क्वाड्रेंट इन 4 प्रकार के लोगों की मूल भिन्नताओं के बारे में लिखी गई है। उसमें यह भी बताया गया है कि लोग अपना क्वाड्रेंट कैसे बदल सकते हैं। वास्तव में हमारे ज्यादातर प्रोडक्ट्स बी और आई क्वाड्रेंट्स के लिए ही बनाए गए हैं। रिच डैड सीरीज की तीसरी पुस्तक रिच डैड्स गाइड टू इन्वेस्टिंग में मैंने अर्जित आय को निष्क्रिय और पोर्टफोलियो आय में बदलने के महत्व पर ज्यादा विस्तार से बात की है। अमीर डैडी कहा करते थे, सच्चा निवेशक बस यही करता है कि वो अर्जित आय को निष्क्रिय और पोर्टफोलियो आय में बदल लेता है। अगर आप ये जानते हैं कि आप क्या कर रहे हैं, तो निवेश खतरनाक नहीं है। ये तो बस कॉमन सेंस की बात है।